4 राज्यों में अगर पेंशन बहाल हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती है। तो पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक हक है और हम अगर 4 राज्य में संघर्ष खत्म करा सकते हैं तो आने वाले टाइम में देश के भी सरकार को करना पड़ेगा। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पुरानी पेंशन लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था और देश का भला होगा। बंधु नहीं है, आंधी है, अरे हमारा गांधी है। बल्कि नई पेंशन व्यवस्था देश का नुकसान हो रहा है। ये देश के मजदूरों की, किसानों की, ये सबकी लड़ाई हो गई। अगर ये नहीं लागू करते हैं तो आगे लड़ाई जारी रहेगी। एक नए ज्वाइंट कर्मचारी की तनख्वाह आज की डेट में बमुश्किल 28,000 है। आप क्या सोच सकते हैं कभी उसके एनपीएस अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा होगा? हमें तो उम्मीद थी कि कोरोना जब खत्म होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी रात 8 बजे अवतरित होंगे और कहेंगे कि भाई आप सबने देश और समाज को बचाया, मेरी तरफ से पुरानी पेंशन का गिफ्ट है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर उठ चुकी है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर तमाम कर्मचारी रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंचे। लाखों की संख्या में भीड़ थी और उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन को एक बार फिर से बहाल किया जाए। 2004 में जब एनडीए की सरकार थी तो पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था। उसके बाद पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार चलती रही और इसको लेकर एक बार फिर तमाम कर्मचारी और कर्मचारी नेता जो है मुखर हैं। पुरानी पेंशन को लेकर किस तरह की मांग है, एक बार फिर देखा जा रहा है कि पुरानी पेंशन को लेकर आप लोगों ने हुंकार भरी है। लाखों की संख्या में जो है भीड़ देखने को मिली। पहले अपना परिचय दें। विजय कुमार बंधु, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अटेवा का प्रदेश अध्यक्ष। 1 अक्टूबर की जो पेंशन शंखनाद महारैली थी, हम सब ने तैयारियां अच्छी की, मजबूती से की, लेकिन मैं आपको बताऊं वहां की सफलता का कि अगर ट्रेड यूनियन, जिसको कर्मचारी शिक्षक की बात बोली जाती है, ट्रेड यूनियन बोलते हैं, ट्रेड यूनियन के इतिहास की अगर बात करें तो भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे विशालतम प्रदर्शन था 1 अक्टूबर को। जो भीड़ मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आई वो एक भाग था, 3 भाग तो बाहर थे और कुछ तो रामलीला के बाहर थे, कुछ लोग दिल्ली के बाहर रोक दिए गए थे। तो ये बहुत विशाल रैली थी और मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग निवेदन करने गए थे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। 4 राज्यों में अगर पेंशन बहाल हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती है। ये हम सब संदेश देने गए थे, प्रधानमंत्री से निवेदन करने गए थे। और अगर अभी जो रैली का प्रसर है, दबाव है चारों तरफ, आप सब ने देखा ही होगा, बहुत शानदार है, ऐतिहासिक रैली है। मैं अपनी पूरी टीम को, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, मैं सबको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। तमाम विभिन्न संगठनों के जो साथी हमारे सहयोगी रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। रही बात पुरानी पेंशन का, तो पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक हक है और हम अगर 4 राज्य में संघर्ष खत्म करा सकते हैं तो आने वाले टाइम में देश के भी सरकार को करना पड़ेगा। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार कह रही है कि अगर पुरानी पेंशन लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्व पर बोझ पड़ेगा और जो एनपीए का खर्चा आ रहा है उससे करीब 4.5% ज़्यादा खर्च पुरानी पेंशन लागू करने के बाद आएगा। जब सांसदों के, विधायकों के वेतन बढ़ते हैं तब ये आंकड़े नहीं दिए जाते हैं। जब अपना मेद थपथपा के वेतन बढ़ा लेते हैं तब ये आंकड़े नहीं दिए जाते हैं। क्या देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? क्या अर्धसैनिक बलों को पेंशन देने से भार आता है? वो भार नहीं, ड्यूटी है। और ये गलत आंकड़ा लगातार बताया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन इसी आधार बंद की गई कि भार है, तो इसका मतलब जब से बंद है, आज लगभग 19 साल हो रहे हैं, तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो इकोनॉमी है वो प्लस में आनी चाहिए, फिर माइनस में क्यों है? इसका मतलब हुआ है कि वो झूठ बोला गया था। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पुरानी पेंशन लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था और देश का भला होगा, बल्कि नई पेंशन व्यवस्था देश का नुकसान हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार चल रही है और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये तमाम कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं। पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, सरकार राजी नहीं है। सरकार ने संसद में पहले ही इस बात को क्लियर कर लिया है। यूपीए की सरकार 10 साल रही, 2004 के बाद 5 सालों तक सरकार रही, उसके बाद दोबारा सरकार आई। उस समय पुरानी पेंशन यूपीए ने लागू नहीं किया था। सर देखिए, जब ये नई पेंशन लागू हुई थी तो सरकार ने इतना बड़ा वो दिखाया था कि बोरी में भर के फलाना भर के ले जाएगा आदमी, है ना। जैसे जैसे लोग रिटायर होने लगे वैसे वैसे लोगों को समझ में आने लगा कि सरकार ने हमको केवल छला है, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए लोग जागरूक हो रहे हैं और इसीलिए अपना मांग रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो भाजपा शासित नहीं हैं, वहाँ पर पुरानी पेंशन लागू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं से राजनीतिक स्टंट भी कहा जा रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरह के सरकार के दावे हैं और जिस तरह से आप लोगों की मांग है, क्या लगता है इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? जी हाँ, इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये जो 1 अक्टूबर को रैली हुई थी, ये एक ऐतिहासिक गवाह है
कि किस तरीके से कर्मचारी बेताब है और किस तरीके से आक्रोशित है, वो अपनी मांग को मनवा करके ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं। और ये लड़ाई केवल जो है कर्मचारियों की नहीं रह गई है, ये देश के मजदूरों की, किसानों की, ये सबकी लड़ाई हो गई है। और ये लड़ाई बिल्कुल एक तरीके से जैसे हमारी स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई के तरीके से लड़ाई हो गई है। इसीलिए हमारे विजय कुमार बंधु जी ने इसकी शुरुआत चंपारण से की थी, जो हमारे महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि थी, और उसको ले करके ये चले हैं। इनमें वो ताकत है, वो इनके संघर्ष की क्षमता है कि ये हमको एक दिन हमारे समाज को ये ओपीएस दिला करके रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। पुरानी पेंशन कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक गंभीर सवाल बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। और देखने वाली बात है कि 2024 के चुनाव में तो इसका असर पड़ सकता है, जैसा कि राजनीति के जानकार लोगों का कहना है। लेकिन इसके पहले कई विधानसभा चुनाव हैं, कई राज्यों में चुनाव हो चल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पहले से पुरानी पेंशन लागू है। तो उन राज्यों में किस तरह का असर देखने को मिलेगा, जो कर्मचारी नेता हैं या कर्मचारी है पुरानी पेंशन को लेकर, किस तरह का असर हम देख सकते हैं? अच्छा असर रहेगा। जहाँ जहाँ पेंशन मिल चुकी है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हमारा ये हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो। राजस्थान में चाहे जितना जोर लगा लें, भाजपा सरकार वहाँ पार नहीं पाएगी। यदि केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा नहीं संभला तो निश्चित कर्मचारी समाज इनको बहुत बड़ा जवाब देगा, आने वाला समय बताएगा। और केंद्रीय नेतृत्व को हमारे समझ जाना चाहिए। अब तो इतना बड़ा प्रदर्शन हो चुका है अटेवा के MNOPS के नेतृत्व में, जिस पे एक ही नारा दिया गया था कि जो निजीकरण समाप्त करो, पेंशन बहाल करो। तो इसको लेकर के जो विजय बंधु जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, तो ये एक आंदोलन ऐतिहासिक रहा। अब इसको ये अभी तो एक अंगड़ाई है, अगर ये नहीं लागू करते हैं तो आगे लड़ाई जारी रहेगी। 2003 के बाद एक बड़ी जनसंख्या थी जो सरकारी नौकरियों में आई। सरकार का कहीं ना कहीं ये भी दावा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को पुरानी पेंशन देना मुमकिन नहीं है। तो जब पुरानी पेंशन की बात आती है और सरकार दावे करती है, 2004 में कहा गया था कि एक बड़ी जनसंख्या जो है सरकारी नौकरियों में आने वाली है, तो उनको पुरानी पेंशन देने में राजस्व बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, और पुरानी पेंशन को बंद करके NPS लाया गया। तो क्या NPS सही नहीं है? NPS जैसे शुरुआत में बताया गया, NPS बहुत अच्छा है, लेकिन NPS में शुरुआत में कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग 2013 के ज्वाइन हैं। हम लोग जब आए तो बताया जाता था 1-1 करोड़ रुपए आप लेके जाएंगे। हमारे एनालिसिस जिन्होंने मतलब कि अर्थशास्त्रियों ने, उन्होंने एक रिपोर्ट बताई, अभी आज की डेट में वो सर्कुलेट हो रही है पूरे इंडिया में। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमको 5,000 पेंशन लेनी है तो हमारे GPF अकाउंट में कम से कम 25 लाख रुपए होना चाहिए। अगर हमारे GPF अकाउंट में 1 लाख रुपए NPS अकाउंट में है, तब हमको जाके 15 से 20 हज़ार रुपये वो NPS मिलेगा, वो पेंशन मिलेगी। अब आप ये समझ सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया, मैं चतुर्थ वर्ग की कर्मचारी हूँ, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, रेलवे में काम करता हूँ, और रेलवे में काम करने वाले 4 लाख कर्मचारी जो रेल की पटरी का मेंटेनेंस करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आज की डेट में अगर मैं तनख्वाह बताऊँ तो आज की डेट में जो X, Y और Z श्रेणी के जो शहर हैं, दूर अगर देहात क्षेत्र की बात की जाए, एक नए ज्वाइन कर्मचारी की तनख्वाह आज की डेट में बमुश्किल 28,000 है। आप क्या सोच सकते हैं कभी उसके NPS अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा होगा? नहीं जमा हो सकता। 20 लाख रुपया भी जमा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर 20 लाख रुपया नहीं जमा हुआ और जब हम रिटायर हुए उस डेट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-2,500 रुपये पेंशन मिलेगा। और जिस तरह से बढ़ रहा है सिस्टम, 400 वाला सिलेंडर जिसके लिए चूड़ियाँ भेजी जाती थी वो आज 1400-1300 है, तो हम लोगों को सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। उसमें आप जो प्रावधान NPS का बनाए हो, 1 करोड़ रुपए में हमको 60 लाख रुपए हमारी रिटायरमेंटी पर दे रहे हो, 40 लाख रुपए आप जुआ खेलने के लिए रख रहे हो शेयर मार्केट के आधार पर, और उसका 6% हमको पेंशन में दे रहे हो। आप समझ सकते हैं कि क्या है ये हम लोगों के साथ छलावा ही तो है। मैं ज़िंदा रहूँगा जितने दिन, उतने दिन मुझको पेंशन मिलेगी। उसके बाद में वो पैसा आप क्या करते हो, भले मेरे परिवार को दो, कोई उससे हमारे ऊपर नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर 2,000-2,500 रुपये तनख्वाह वो पेंशन पाऊँगा
तो मेरा परिवार मैं नहीं चला पाऊंगा अपने आप को, मैं अपने आप को चला नहीं पाऊंगा। सामाजिक सुरक्षा जो माननीय विजय बंधु जी कहते हैं, मैं उससे पूरी तरह से दूर हो जाऊंगा। पुरानी पेंशन में जब कोई व्यक्ति रिटायर होता था तो उसकी आखिरी तनख्वाह जो होती थी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है, तमाम सड़कें बन रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से राजस्व को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। नहीं, सारी चीज़ के लिए कर्मचारी की पेंशन ही ज़रूरी है और तमाम चीज़ें हैं, मैं गिनवा दूंगा आपको। एक बड़ा सा शीश महल दिल्ली में बना होगा, आपने भी देखा होगा, कितने हज़ार करोड़, 20,000 करोड़ का है, वो भी रोका जा सकता था। 800 करोड़ के 2 चार्टर प्लेन आए, वो भी रोका जा सकता था, काम तो चल ही रहा था। मैं कह रहा हूँ सारी कटौती, हम सब कोरोना काल में, याद आ गया, मैं बता दूँ, एक व्यक्ति जो अपने को प्रधान सेवक से लेकर के जनसेवक तक कहते हैं, एक भी निकले नहीं। वही नर्स, वही डॉक्टर्स, वही सफाई कर्मचारी, वही सरकारी कर्मचारी उस मौत को देखते हुए भी सामने निकला था। हमें तो बड़ा दुख होता है कि हमने कोरोना काल में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया, अपने जीवन को दांव लगा। हमें तो उम्मीद थी कि कोरोना जब ख़त्म होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी रात 8 बजे अवतरित होंगे और कहेंगे कि भाई आप सबने देश और समाज को बचाया, मेरी तरफ से पुरानी पेंशन का गिफ्ट है। हमने इतना बड़ा काम करने के बाद पेंशन के लिए संघर्ष करें, मैं बहुत विकसित हो जाऊँ, मेरे बच्चे फटीचर बने घूम रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा घर में, और हम दुनिया में डंका बजाए घूम रहे हैं। तो ऐसे डंका किस काम का भाई? डंका तब होता जब इस देश का कर्मचारी, जिस विकास की बात करे, इस देश का कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी उस ज़मीन को उतारने काम वही करता है। आपने कहा सड़कें बन रही हैं, कौन बना रहा है? एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, जिस तरह से अभी खबर आ रही थी कि एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक रास्ता निकाला जा रहा है, जिसमें एनपीएस से कुछ ज़्यादा पेंशन देने का प्रावधान लाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। एक होता है वर्तमान प्रधानमंत्री, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दोनों के बीच का कोई रास्ता है क्या? ऐसे तो जिस तरह से ओपीएस को लेकर आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीति का रूप भी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के एंटी होते जा रहे हो और कांग्रेस और अन्य दलों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और मैं चाहता भी था कि ये सवाल आना चाहिए। हम राजनीति कर रहे हैं, अनपढ़ राजनीति करे ठीक है, और पढ़ा लिखा मास्टर करे तो नहीं ठीक है। और राजनीति होनी किस पर चाहिए? राजनीति इसलिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक बन जाए, राजनीति इसलिए कि हम चुनाव लड़ें, सांसद हो जाएं, राजनीति इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, राजनीति इसलिए कि प्रधानमंत्री। देश की समस्या का समाधान कब निकलेगा? चुनाव इसलिए होते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो, नहीं करो तो हम दूसरे को मौका देंगे, वो नहीं करेंगे तो हम तीसरे को मौका देंगे। राजनीति इसलिए होती है, और मैं तो चाहता हूँ इस देश में राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन, रोजगार, चिकित्सा, महंगाई, ये मुद्दे होने चाहिए राजनीति के। और मुद्दे क्या बनाए जा रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, ये मुद्दा है क्या? ये कोई मुद्दा नहीं है, और देश अब समझ रहा है। हम तो चाहते हैं कि मुद्दों पर राजनीति हो, और यही मुद्दा है रोजगार का भी मुद्दा है, और रोजगार के मुद्दे में देखा जा रहा है कि अब निजीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो बहुत सारी युवा जो हैं निजी कंपनियों में जा रहे हैं, उनके लिए तो कोई पेंशन का प्रावधान नहीं। निजीकरण की जहाँ तक बात आ रही है, आदरणीय विजय कुमार बंधु जब से निजीकरण देश में शुरू हुआ है, उसकी लड़ाई बंधु जी लड़ रहे हैं। और निजीकरण से आप देख चुके होंगे, जो निजीकरण वाले थे, अभी बंधु जी ने बताया कि कोरोना काल में निजीकरण का क्या हाल रहा है। जो हम कहते हैं निजीकरण क्यों कर रहे हैं आप जो है सरकारी कर्मचारी की भर्ती करिए, कोई निजीकरण में मिलिट्री में जाएगा, कोई निजीकरण में सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा? आप बताइए, कोई नहीं बनेगा। जब आप सरकारी सिस्टम में, जब सरकार है, व्यवस्था है, तो आप निजीकरण को समाप्त करिए और व्यवस्थित काम करिए। और मैं केवल एक ही बात कहूँगा, देश में अन्ना हजारे के बाद बड़ी रैली हुई है, इस रैली से भारत सरकार को सबक लेना चाहिए। अगर पेंशन बहाल नहीं हुआ और निजीकरण समाप्त नहीं हुआ तो इसका खामियाजा भारत सरकार को, जो भाजपा की सरकार चल रही है, उसको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये पता चल चुका है, उनके नेताओं को भी पता चल चुका है कि अगर हम पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो ये कर्मचारी शिक्षक, और मैं एक बात बता दूं, मेरी 2008 की भर्ती है और मैं सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे हूँ। ये बड़े नेताओं का कहना है कि कर्मचारी शिक्षक अगर अंगड़ाई ले लेता है तो अच्छी अच्छी सरकारों को बदल देता है, और अंगड़ाई हो चुकी है 1 तारीख को। अगर इससे भी नहीं सीखे तो इसका नज़ारा 5 राज्यों में विजय बंधु जी के नेतृत्व में जो हमारे कर्मचारी शिक्षक लगेंगे, इसका नज़ारा वो देख लेंगे। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोग कहते हैं, और मेरा परिवार भी उससे जुड़ा हुआ है, लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं भी कहता हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार 1 तारीख के आदरणीय विजय बंधु जी की जो रैली हुई है, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी को विचार करने पर मजबूर किया जाएगा, और निश्चित वो पेंशन बहाल होगी।
तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी, शिक्षक संघ के तमाम लोग जो हैं ये मुखर हैं और पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, निजीकरण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं अभिनेंद्र।